सर्द हवाएं करमपुर की पुरानी गलियों से टकरा रही थी। अजान की आवाज कहीं दूर मस्जिद से गूंज रही थी, मगर शहर के इस कोने में एक लड़की अपनी फटी पुरानी चादर में लिपटी ठंड से कांप रही थी। उसका नाम था जेबा। उम्र यही कोई 17 एक साल, लेकिन हालात ने उसके चेहरे पर 30 साल का गम उकेड़ दिया था। जेबा हर रोज सुबह रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगती थी और रात को पुराने पुल के नीचे किसी कोने में सो जाती थी। उसी शहर में एक लड़का था, नाफेयस, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। बाइक, ब्रांडेड कपड़े और दोस्तों की महफिलें, यही उसकी जिंदगी थी। पर नाफियस के दिल में इंसानियत नहीं, बस हवस का झड़ था। उसी रात नाफियस अपनी बाइक पर पुल के नीचे से गुजर रहा था जब उसकी नजर जेबा पर पड़ी। लड़की चुपचाप एक गत्ते पर बैठी थी, आंखें जमीन में घड़ी थी। उसकी सादगी में भी एक मासूम सी खूबसूरती थी। नाफियस ने बाइक रोकी, धुआं छोड़ते हुए उतरा और उसकी तरफ बढ़ा। नाम क्या है तेरा? उसकी आवाज में हुकूमत थी। जेबा ने घबराकर ऊपर देखा। जेबा, नाफिदस ने जेब से 500 का नोट निकाला और जेबा की ओर बढ़ाया। चाहो तो इससे 2 दिन खाना खा सकती हो, या फिर अभी मेरे साथ चलो, मैं 1000 दूंगा। उसकी आंखों में हवस थी और लब्बों पर बेहयाई। जेबा का चेहरा जर्द पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने कुछ ऐसा कहा जिससे नाफियस चौंक गया। अगर पैसे ही देने हैं तो इन्हें मेरी कब्र पर रख देना साहब। और वो उठकर चली गई। नाफियस वहीं खड़ा रह गया। यह लड़की किस मिट्टी की बनी है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन नाफियस ने उसी जगह पर एक और लड़की देखी। वही चादर, वही आंखें, लेकिन चेहरा अलग था। क्या ये जेबा की बहन थी या कोई और सबसे बड़ा सवाल, जेबा अब कहाँ थी? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। आइए देखते हैं यह वीडियो। नाफियस की रात ठीक से नहीं कटी। जेबा का वो एक जुमला, अगर पैसे ही देने हैं तो इन्हें मेरी कब्र पर रख देना साहब, उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसने पहली बार किसी गरीब को यूं इज्जत से नफरत करते देखा था। सुबह होते ही वह फिर उसी पुराने पुल के नीचे गया, लेकिन जेबा वहां नहीं थी। वहां एक और लड़की बैठी थी, उम्र में कुछ छोटी, रंग सांवला, आंखों में डर और चेहरे पर वैसा ही गम। नाफियस ने बाइक रोकी और पास गया। तुम जेबा की बहन हो? लड़की ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं किसी जेबा को नहीं जानती। कल यहीं बैठी थी वो, तेरा ही कंबल था शायद। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस गर्दन झुका ली। नाफियस ने फिर वही नोट निकाला। 500 रुपए, यह ले, भूखी होगी। लड़की ने डरते हुए नोट पकड़ा, मगर फिर धीरे से बोली, साहब पैसे दे रहे हो या उसकी तरह कुछ और भी मांगोगे? नाफिरस को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो, उसकी तरह। कौन? लड़की ने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी पुराने दर्द का दरवाजा खुल रहा हो। जेबा को आप पहले नहीं जानते थे, लेकिन यहां कई लोग जानते थे। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने वादे किए, लेकिन सब ने उसी एक चीज के लिए उसके पास आना चाहा, उसका जिस्म। नाफिया सब पूरी तरह उलझ चुका था। और अब वो कहाँ है? लड़की ने धीरे से कहा, कल रात जेबा वापस नहीं आई, शायद अब कभी नहीं आएगी। नाफियस का दिल धक से रह गया। क्या वो लड़की सचमुच मर चूकी थी या कोई उसे उठाकर ले गया? और सबसे बड़ा सवाल, जेबा आखिरी बार उसी से बात करके गई थी। क्या वह किसी साजिश में फंस चुका है? नाफियस की बेचैनी अब डर में बदलने लगी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक गरीब सी लड़की उसे इतना उलझा देगी। जेबा की आंखों में जो तेज था, वो अब उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। दोपहर के वक्त वो फिर गया उसी जगह। पुराना पुल, टूटी हुई दीवारें और गटर की बदबू से भरी वह गली। पर इस बार जेबा नहीं, उसकी कुछ निशानियां वहां थी। दीवार के पास एक छोटा सा लाल रुमाल पड़ा था, जिस पर हल्का खून का निशान था। और थोड़ी दूर एक जोड़ी टूटी हुई नीली चूड़ियां, कांच की, जिनमें एक पर अब भी थोड़ा सा गुलाबी रंग चिपका हुआ था। नाफियस ने धीरे से चूड़ियां उठाई। ये उसी की थी। पीछे से आवाज आई। नाफियस ने घूम कर देखा, वही लड़की जो कल मिली थी। तू क्यों छुपा रही है सब कुछ? नाफियस ने गुस्से से पूछा। लड़की कांपने लगी, फिर कांपती आवाज में बोली, जेबा किसी को कुछ बताने वाली थी। कुछ बड़ा राज? कौन सा राज? नाफियस ने झुककर उसके कंधे पकड़ लिए। यहां हर रात कुछ गलत होता है। गाड़ियों में लोग आते हैं, लड़कियां उठती हैं और फिर वापस नहीं आती। जेबा ने सब देख लिया था और उसने
कह दिया था कि अब वह चुप नहीं रहेगी। नाफियस के होश उड़ गए। कौन लोग थे वो पता नहीं साहब, सफेद एसयूवी में आते थे जेबा ने। एक दिन उनकी नंबर प्लेट भी लिख ली थी। कहाँ लिखी थी? लड़की ने कांपते हुए अपनी फटी सी सलवार के अंदर से एक मुड़ी चिट्ठी निकाली। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, डीएल 7C44। बाकी नंबर फटे हुए थे, लेकिन यह काफी। थाना फेस अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहा। अब उसके अंदर एक सवाल जिंदा हो चुका था। जेबा सच में मर गई या उसे किसी ने उठवा लिया? और अगर ऐसा है तो अगला नंबर किसका है रात का? अंधेरा धीरे धीरे शहर पर अपनी चादर बिछा रहा था, लेकिन नाफेनस की आंखों में अब नींद नहीं, सिर्फ सवाल थे। उसने नंबर प्लेट का अधूरा हिस्सा डीएल 7C44 कई बार दोहराया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था और फिर उसे याद आया उसके दोस्त हाफिज का चचेरा भाई ट्रैफिक पुलिस में है। वो बिना वक्त गवाए सीधा हसनपुर चौकी पहुंचा। वहां हाफिज का भाई जावेद ड्यूटी पर था। भाई जरा एक नंबर ट्रेस करवा सकता है तू? कब से शरीफ बनने लगा बे? जावेद हंसते हुए बोला, मजाक छोड़, बात सीरियस है। सिर्फ इतना देखना है, डीएल 7C4 वाली कौन कौन सी गाड़ियां हैं? जावेद ने कंप्यूटर में कुछ टाइप किया। स्क्रीन पर कई नंबर आए, पर एक नंबर ने नाफेयर्स को रोक लिया। डीएल 7C 744। मालिक का नाम ताहिर कुरैशी, पता रोशन गार्डन शाहदारा। ताहिर कुरैशी। नाफिया उसस ने नाम दोहराया। ये वही है ना जो कुरैशी कॉन्ट्रैक्टर्स वाला है? जावेद ने कहा, बहुत बड़ा आदमी है। एमएलए लोगों के साथ उठता बैठता है, बदनाम भी है, लेकिन कोई छू नहीं सकता नाफियर्स के। रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या जेबा उसी के? रात जान गई थी, क्या वही जेबा को उठा ले गया? उसने तय किया, अब कुछ भी हो वह इस गाड़ी का पीछा करेगा। उसी रात 11:30 नाफियस ने अपनी बाइक पुराने पुल के पास पार्क की और झाड़ियों में छुप गया। उसे इंतजार था उस सफेद एसयूवी का। करीब 12:10 पर दूर से गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी सफेद। एसयूवी पुल के नीचे धीरे धीरे रुकी। दो आदमी उतरे। दोनों के चेहरे आधे नकाब में थे और पीछे वाली सीट से किसी लड़की की कराने की आवाज आई। नाफियस का दिल धड़कने लगा। गाड़ी का दरवाजा खुला। एक कमजोर सी लड़की को घसीट कर बाहर निकाला गया। वो चिल्ला रही थी, छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। नाफिद उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वो जानता था यह सबूत जेबा के लिए भी हो सकता है और शायद किसी और की जान बचाने के लिए भी। लेकिन तभी एक नकाबपोश आदमी ने झटके से सिर घुमाया और उसकी नजर सीधी नाफिगस पर पड़ी। अबे वहां कोई है, भाग, नाफियर्स के दिमाग ने कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अबे वहां कोई है, यह सुनते ही नाफियर्स के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। उसने मोबाइल जेब में डाला और झाड़ियों से निकलते ही बाइक स्टार्ट की। पर गाड़ी वाले भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। सफेद एसयूवी जोर से गड़गड़ाई और नाफियास के पीछे दौड़ पड़ी। रात के सन्नाटे में शहर की गलियां उनकी रेसिंग ट्रैक बन चुकी थी। नाफियस एक के बाद एक गली काट रहा था। पुरानी हवेलियां टूटे, मकान सुनसान, चौराहे लेकिन ऐसे हुई पीछे थी बहुत करीब। उसे लगा वो नहीं बचेगा। तभी अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। गाड़ी चौड़ी है, बाइक पतली। अगर वह पुरानी मस्जिद वाली गली में घुस जाए तो एसयूवी फंस सकती है। और वह वहीं मुड़ गया। गली तंग थी, अंधेरा घना था। एसयूवी वहीं रुक गई। अंदर से गालियां सुनाई दी, मगर पीछा रुक गया। नाफिया उसने चैन की सांस ली और बाइक एक मोड़ पर रोक दी। उसका दिल अब भी धक धक कर रहा था, लेकिन दिमाग अब सिर्फ एक चीज सोच रहा था, ये कौन लोग हैं और जेबा का क्या हुआ? उसने जेब से मोबाइल निकाला, वीडियो देखा। साफ रिकॉर्डिंग थी लड़की की, चीखें, नकाबपोश मर्द, गाड़ी का नंबर, सब। अब मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए, उसने सोचा। लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया, अननोन नंबर। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। नाफियर सुनते ही उसकी सांस रुक गई। कौन? आवाज आई, अगर तुम्हें अपनी बहन की इज्जत प्यारी है तो जो वीडियो तुमने बनाया है उसे डिलीट कर दो और ये खेल यहीं खत्म कर दो, वरना हम तुम्हारी पूरी दुनिया को सड़क पर ला देंगे। नाफिदास सन रह गया। उसे कैसे पता चला कि उसने वीडियो बनाया है? उसे यह भी कैसे पता चला कि उसकी एक छोटी बहन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बात सिर्फ जेबा की नहीं रही? रात भर नाफिया सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता, जेबा की चीखें और उस अजनबी की धमकी उसके जहन में गूंजती। सुबह होते ही वह अपनी बाइक लेकर सीधे मस्जिद
गया वहां के मौलवी सईद साहब को वो बचपन से जानता था, सख्त मगर सच्चे इंसान जिनके आगे झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाता था। नाफियस ने उनके सामने सब कुछ खोलकर रख दिया। जेबा, वो सफेद एसयूवी, पीछा धमकी और वीडियो मौलवी साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, बेटा, यह शहर अब वैसा नहीं रहा जैसा तुम सोचते हो। यहाँ की सड़कें अब इबादत के लिए नहीं, तिजारत के लिए चलती हैं, और इज्जत की तिजारत सबसे महंगी होती है, आप जान रहे हैं ना क्या चल रहा है? नाफिस ने पूछा। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली। तू अकेला नहीं है जो इस साजिश की आग में कूदा है। जेबा मुझसे मिलने आई थी 2 हफ्ते पहले। उसने एक फाइल मुझे दी थी, कहा था अगर मैं कभी ना लौटूं तो इसे किसी सच्चे इंसान को देना। मौलवी साहब ने अपनी अलमारी से एक पुराना काला लिफाफा निकाला। नाफिस ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक डायरी थी, पहला पन्ना खुलते ही बेशर्म सड़क का नक्शा। उस नक्शे पर 3 जगहों पर गोल लाल निशान थे। पुराना पुल, आरफा एंटरप्राइज गोदाम, रोशन गार्डन बंगला, नंबर 44। नीचे कुछ नाम थे, ताहिर कुरैशी कॉन्ट्रैक्टर, इरशाद मिर्जा एनजीओ, डॉक्टर रमीजा फीमेल, क्लिनिक एसीपी रविंद्र सिंह पुलिस अधिकारी। नाफिडस की आंखें चौड़ी हो गई। यह तो पूरे सिस्टम की मिली भगत है, मौलवी साहब ने कहा। जेबा को सब पता चल गया था। वो इन लड़कियों को उठाकर कहीं बेचते हैं और कोई इनकी एफआईआर तक नहीं लिखवाने देता। नाफियस के हाथों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, एक जिम्मेदारी थी। पर वो यह नहीं जानता था कि जो रास्ता उसने चुना है उसमें सिर्फ इंसाफ नहीं, मौत भी घात लगाए बैठी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। आइए देखते हैं ये वीडियो। नक्शे में दिखाया गया दूसरा निशान आरफा एंटरप्राइज शाहदरा से बाहर सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में था। वह जगह बंद पड़ी थी और बाहर लगे बोर्ड पर धूल जमी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस वीरान गोदाम में कुछ जिंदा चल रहा होगा। लेकिन नाफिस अब शक से ज्यादा यकीन के साथ चल रहा था। डायरी मिन जेबा ने लिखा था, इस गोदाम में रात को 3 गाड़ियां आती हैं जिनमें कुछ लड़कियां होती हैं और सुबह तक कोई नहीं जानता वह कहाँ गई। नाफिस ने बाइक थोड़ी दूर खड़ी की और दीवार फाकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था, बूढ़े कबाड़, टूटे पंखे, फटे हुए गत्ते और एक कोना जहां धूल के नीचे एक लकड़ी का बक्सा दबा था। उसने जब बक्सा खोला, उसमें थी एक पुरानी मोबाइल रिकॉर्डर डिवाइस। उसने चालू किया, स्क्रीन ब्लिंक की और फिर प्ले पर क्लिक। जेबा की आवाज थी, अगर तुम यह सुन रहे हो तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं। मैंने उन्हें पहचान लिया है, ताहिर कुरैशी, डॉक्टर रमीजा और सबसे खतरनाक एनजीओ वाला इरशाद मिर्जा। यह लोग लड़कियों को उठाते हैं, उनकी तस्वीरें खींचते हैं और फिर उन्हें मजबूर करते हैं। जो मना करती है उसे गायब कर देते हैं। रिकॉर्डिंग यहीं कट गई। नाफियस के हाथ कांपने लगे। एनजीओ वाला इरशाद मिर्जा जो आए दिन औरतों के अधिकार की बात करता था, वो इस सब में शामिल था। अचानक उसे एक और चीज दिखी, एक स्टील का अलमारी का कोना जिसमें अंदर से खरोचों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। नफीस ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। वहां एक छोटी सी लड़कियों की सैंडल पड़ी थी और एक रुमाल जिस पर लिखा था, अम्मी मुझे लेने आना ना। फिर उसकी आंखें नम हो गईं। अब यह कहानी सिर्फ जेबा की नहीं रही थी, ये उन तमाम लड़कियों की थी जो गायब थी, जिनकी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई तलाश नहीं। और अब नाफियस जानता था, उसे ताहिर कुरैशी या इरशाद मिर्जा से नहीं डरना, बल्कि उन लोगों से डरना है जिनके पास कानून है, ताकत है और इज्जत का नकाब। नाफियस अब सीधे डायरी में लिखे तीसरे नाम की तरफ बढ़ा। डॉक्टर रमीसा, शहर की एक मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट जो औरतों के लिए काम करती थी, टीवी डिबेट्स में शरीक होती थी और मुस्लिम वीमस क्लिनिक की हेड मानी जाती थी। लेकिन जेबा की रिकॉर्डिंग ने अब उसकी शफकत के पीछे का चेहरा उजागर कर दिया था। नाफिस ने प्लान किया, वो मरीज बनकर क्लिनिक जाएगा और देखेगा अंदर क्या होता है। वो एक बुर्का पहनकर, चेहरे पर मास्क लगाए क्लिनिक में पहुंचा। अंदर माहौल बहुत सलीगा वाला था। साफ कमरा, रिसेप्शन पर बैठी लड़की और दीवारों पर वी वर्क फॉर वुमेन्स सेफ्टी के पोस्टर। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब वो इंटरनल चेकअप रूम की तरफ बढ़ा। वहां से एक कमजोर सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई लड़की रो रही हो। नाफियस का दिल बैठ गया। वो पास गया और पर्दा हल्का सा हटाया। अंदर एक एक 141 साल की लड़की कपड़ों में लिपटी, बुरी हालत में
पड़ी थी और उसके पास खड़ी थी डॉक्टर रमीजा। उसकी नब्ज चेक कर रही थी मगर चेहरे पर कोई दया नहीं। इसे कल रात ही लाए हैं, बोली। नहीं रही, शायद डर के मारे गूंगी हो गई है। डॉक्टर ने नर्स से कहा। नाफिदस का जिस्म कांप गया। वो समझ गया डॉक्टर रमीजा सिर्फ इलाज नहीं कर रही, वह इस गैंग की क्लीनर है। जो लड़कियां जिंदा होती हैं उन्हें मेडिकल से ठीक करके अगले सौदागरों के हवाले कर देती हैं। वो धीरे से बाहर निकला और क्लिनिक के पीछे की खिड़की के पास एक मोबाइल रिकॉर्डर फिट कर गया। वहां से जो उसने सुना वह उसकी रूह को हिला देने वाला था। एसीपी साहब ने कहा है कि इस बार की डिलीवरी रुकनी नहीं चाहिए जेबा की वजह से। पहले ही बहुत हो गया, अगली बार नाम बदल के भेज देना, फाइल में कुछ भी लिख दो। एसीपी रविंद्र सिंह, मतलब अब सब साफ था। पुलिस, एनजीओ, डॉक्टर सब एक ही साजिश का हिस्सा है। नाफियस वापस निकला मगर अब अकेला नहीं था, उसके साथ था सच, सबूत और एक जंग का आगाज। नाफियस रात 1:30 पर घर पहुंचा था। उसकी आंखें नींद से भारी थीं मगर दिल बेचैन। जेबा की आवाज, उस बच्ची की सिसकियां और डॉक्टर रमीजा की बातें उसके जहन में भूचाल बनी हुई थी। लेकिन अब वक्त था अगले कदम का। उसने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग्स एक जगह इकट्ठा की और जेबा के दिए पुराने मोबाइल से लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की। अचानक एक ब्लिंकिंग रेड डॉट स्क्रीन पर उभरा। लोकेशन रोशन गार्डन, बंगला नंबर 44। यही वही तीसरा निशान था डायरी में। नाफियर्स की रगों में खून दौड़ने लगा। जेबा जिंदा है, पर तभी धाड़ दरवाजा जोर से टूटा। 3 लोग अंदर घुसे, 2 पुलिस की यूनिफॉर्म मैंने एक सिविल ड्रेस में हाथ ऊपर कर। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, एसीपी रविंद्र सिंह का चेहरा सामने था। नाफियस ने कुछ बोलना चाहा, मैंने कुछ छुप एक थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। मोबाइल नीचे गिरा, स्क्रीन टूट गई। बहुत तेज बन रहा था ना, तू वीडियो बनाता है, डॉक्टर रमीजा की जासूसी करता है। एसीपी ने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे जमीन पर गिरा दिया। कौन भेज रहा है तुझे? किसी एनजीओ वाले से मिला है? पत्रकार है या खुद हीरो बनने चला है? नाफियस का मुंह खून से भर गया मगर उसकी आंखें अब भी लड़ रही थीं। एसीपी ने उसकी जेब से वह काली डायरी निकाल ली। तो यह है तेरी पूरी स्क्रिप्ट, अब यह हमारे पास रहेगी। फिर वह मुड़ा और बोला, इसे वहीं ले चलो, बंगला नंबर 44, वहीं इसका तमाशा खत्म करेंगे जहां इसकी तलाश शुरू हुई थी। नाफिनस को घसीटते हुए ले जाया गया। रास्ते में उसके कानों में एक बात गूंज रही थी, जेबा जिंदा है, जेबा जिंदा है। मगर अब उसके सामने सवाल यह था, वो बंगला उस रात और उसके अंदर क्या था? नाफिनस को गाड़ी से घसीट कर उतारा गया। सामने एक पुराना 2 मंजिला बंगला नंबर 44। दरवाजे के ऊपर लगी नेम प्लेट पर धूल थी और दीवारों से सीलन टपक रही थी। एसीपी रविंद्र सिंह ने दरवाजा खोला और इशारा किया, ले जाओ इसे नीचे। 2 आदमियों ने नाफियस को धक्का दिया। वो एक पतली सीढ़ी से उतरता गया। नीचे अंधेरा था मगर दम घोंट देने वाली बदबू से साफ पता चलता था कि वहां कुछ गलत चल रहा है। एक पुराना तहखाना, भीतर दीवारों पर खून के छींटे, टूटी जंजीरें और एक कोना जहां फटी पुरानी लड़कियों की चप्पलें पड़ी थीं, जैसे किसी ने सालों से वहां उन्हें बंद कर रखा हो। और फिर एक धीमी सिसकती आवाज। नाफियस ने सर घुमाया। एक लोहे के पिंजरे में एक लड़की बैठी थी, बाल बिखरे हुए, होंठ सूखे, आंखों के नीचे काले धब्बे। जेबा, वो जेबा ही थी, बिल्कुल जिंदा मगर टूटी हुई। नाफियस उसकी आवाज कांप रही थी, एसीपी हंसा, चलो मिल लिए तुम लोग आखिरी बार, अब दोनों की फाइल एक साथ बंद हो गई। नाफियस चीखा, तू कानून का रखवाला है या दरिंदा? एसीपी ने उसकी गर्दन दबा दी। कानून को चलाते हैं हम, औरतें हमारी ताकत हैं, सौदा है और यह तहखाना मंडी है, समझा? तभी ऊपर धमाके की आवाज आई, स्टे होल्ड, कोई हिलेगा नहीं। बाहर से पुलिस की असली टीम अंदर घुसी। एसीपी पीछे मुड़ा। कैसे? नाफिस हंसा, मैंने सबूत भेज दिए थे, एक नहीं 3 जगह। तुमने एक मोबाइल तोड़ा था, बाकी 2 नहीं। पुलिस ने एसीपी को हथकड़ी में जकड़ा। डॉक्टर रमीजा, ताहिर कुरैशी और इरशाद मिर्जा सब गिरफ्तार हो चुके थे। नाफियस और जेबा को ऊपर लाया गया। जेबा ने आसमान की तरफ देखा। आज बहुत दिनों बाद सूरज दिखा है। अदालत में खचाखच भीड़ थी, पत्रकार, सोशल वर्कर्स, स्टूडेंट्स, यहां तक कि आम लोग भी सब आए थे जेबा की गवाही सुनने, जिसने सालों तक शहर की शरीफ सूरतों के पीछे छुपे गुनाहों को झेला था। नाफियस पहली पंक्ति में बैठा था, उसके चेहरे पर गर्व और आंखों में आंसू थे। जेबा आज कोर्ट में सफेद सूट
सादा दुपट्टा और एक छुप मगर मजबूत चेहरा लेकर दाखिल हुई। जज ने पूछा, मिस जेबा, आप जो बयान देने जा रही हैं वह सच है? जेबा ने नजरें उठाई। हाँ, ये सच है, मगर यह सिर्फ मेरा नहीं, सैकड़ों लड़कियों का सच है। और फिर जेबा बोलने लगी, मुझे ताहिर कुरैशी ने रास्ते से उठाया। उसने पैसे दिए थे, मगर मुझे खरीदा नहीं था। मुझे बेचा गया एसीपी रविंद्र ने। मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी, मगर मेरी रूह ने सब देख लिया। डॉक्टर रमीजा ने मेरे जिस्म को इलाज का नाम दिया, मगर वो इलाज नहीं, बाजार था। मुझे हर बार चुप कराया गया, मगर अब मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि जो सहा है मैंने वो मेरी किस्मत नहीं थी, किसी साजिश का हिस्सा था। और आज मैं सिर्फ जेबा नहीं, उन सब लड़कियों की आवाज हूं जिनकी आवाज कभी अदालत तक पहुंचने नहीं दी गई। कोर्ट में सन्नाटा था। एक लड़की की गवाही ने एक माफिया को बेनकाब कर दिया था। जज ने सिर झुकाकर फैसला लिखा, एसीपी रविंद्र डोम, रमीजा ताहिर कुरैशी और उनके सहयोगियों को आईपीसी की कई धाराओं में दोषी माना जाता है। मानव तस्करी, यौन शोषण, सरकारी पद के दुरुपयोग और नाबालिगों के खिलाफ अपराध, इन सबको उम्र कैद की सजा दी जाती है। झेबा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वह आंसू दर्द के नहीं थे, इंसाफ के थे। अदालत के फैसले के बाद जेबा और नाफिया इस शहर में उम्मीद की पहचान बन चुके थे। एनजीओ, मीडिया, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सब उनकी बात कर रहे थे। और उस दिन जब जेबा कोर्ट से बाहर निकली तो पूरा रोड तालियों से गूंज उठा। लोगों ने उसके लिए फूल बरसाए। जेबा दीदी जिंदाबाद, बेशर्म सड़क अब शर्मिंदा है, ये नारे हर तरफ थे। नाफिजस ने जेबा की ओर देखा, तुमने उन सबको हिम्मत दी है जो आज भी किसी तहखाने में बंद है। जेबा मुस्कुराई, लेकिन बोली, अभी बहुत लड़ाई बाकी है नाफिस। बहुत सी सड़कें हैं जो आज भी गुनाह छुपाए बैठी हैं। उसी वक्त नाफियस का फोन बजा। एक अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। हेलो, अगर तुम्हें लगता है यह खेल खत्म हो गया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो एसीपी। सिर्फ एक मोहरा था असली बादशाह, अब भी जिंदा है। अगली बार तुम्हारे लिए कोई अदालत नहीं होगी। फोन कट गया। नाफिस ने चौंक कर चारों ओर देखा और तभी एक काली एसयूवी उनके घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से कोई नहीं उतरा, लेकिन विंडो से एक पुरानी चीज जमीन पर फेंकी गई। वही डायरी जो कोर्ट के केस में सबूत बनी थी, मगर इस बार उस डायरी के कवर पर एक और नाम जुड़ चुका था, जेबा नासिर। अगला निशाना नाफिर। उसके हाथ कांप उठे। जेबा ने डायरी उठाई, पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर सिर्फ 3 लफ्ज लिखे थे, बाजार अब भी जिंदा है। रात 12:30। नाफियस और जेबा उसी डायरी को देख रहे थे। हर पन्ना, हर नाम, हर निशान अब एक अंतिम सुराग की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे में एक कोड लिखा था, BZ12 सेक्टर X वाइट नंबर 9 इंचेस। नाफिदस्त समझ गया ये किसी बैंक या लॉकर का नंबर नहीं था, बल्कि एक गुप्त तहखाना जो शहर के पुराने मीट मार्केट के पीछे बना एक बंद गोदाम में मौजूद था। सुबह 4 बजे जेबा और नाफियस वहां पहुंचे। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस तहखाने की दीवारें अब भी वैसी ही थीं, ठंडी, पत्थरीली और खौफनाक। जब वह दोनों अंदर दाखिल हुए तो सामने रखे एक लकड़ी के तख्त पर एक आदमी बैठा था। सफेद कुर्ता, दाढ़ी और आंखों में एक खामोश मगर दरिंदगी से भरी चमक। तुम दोनों आ ही गए, उसने कहा। कौन हो तुम? नाफियास ने पूछा। वो मुस्कुराया। मैं ही वो हूं जिसे एसीपी लोग रिपोर्ट भेजते थे, डॉक्टर रमीजा जिसे सर कहती थी, और ताहिर कुरैशी जिसकी आंखों में देखना तक नहीं चाहता था। नाम क्या है तेरा? जेबा बोली। उसने धीरे से जवाब दिया, अली। जमान, और यह शहर मेरी मंडी है अली, जमान की सच्चाई। वो शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट ग्रुप का मालिक था, लेकिन पर्दे के पीछे वो गरीब लड़कियों, बेसहारा औरतों और अनाथ बच्चों को उठाकर एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिकिंग नेटवर्क में भेजता था। एसीपी, डॉक्टर्स, समाज सेवी सब उसके मोहरे थे। तुम्हें लगा अदालत से इंसाफ मिल गया, खेल खत्म हो गया अली। जमान बोला, मैं जो मिट्टी मैं दफन करूं उसे खुदा भी बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन नाफियस तैयार था। उसने अपनी जेब से एक छोटा कैमरा निकाला। पूरा कबूलनामा लाइव जा रहा था। जैसे ही अली जमान समझा, गोलियां चलने लगी, लेकिन तभी छत फटी। एटीएस टीम अंदर घुसी। हाथ ऊपर करो, सब रिकॉर्ड हो चुका है। कुछ घंटे बाद अली जमान और उसके बचे खुचे लोग गिरफ्तार हो गए। देश भर में छापेमारी शुरू हुई। बाजार टूटा, बेशर्म सड़क
पर अब सन्नाटा था। आखिरी सीन जेबा अब एक एनजीओ चलाती है।